सुबह का समय था। पानी की ठंडी बयार बह रही थी। उसी किनारे पर रानो चिड़िया ने छोटी सी जमीन चुनी थी, जहां उसने फूल गोभी बोने की तैयारी की। उसके साथ उसके दोनों बच्चे भी थे। देखो बच्चों, यही हमारी जमीन है, यही हम फूल गोभी बोएंगे। नदी का पानी पास में है, मिट्टी भी गीली और उपजाऊ है। वाह माँ, कितना अच्छा है ये खेत। हाँ माँ, और जब बड़ी बड़ी गोभियाँ निकलेंगी तो मैं उन पर बैठकर झूला झूलूंगा। अरे पगले, गोभी झूला नहीं होती। हाँ, ये हमारा खाना है, हमारा सहारा है। मेहनत करोगे तभी मीठा फल मिलेगा। जंगल में धीरे धीरे सूखे की आहट सुनाई देने लगी थी। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। रानो चिड़िया को अपने बच्चों और आने वाले दिनों की चिंता सताने लगी। अगर वक्त पर बारिश ना हुई तो जंगल में खाने की कमी हो जाएगी। मुझे अपनी फूल गोभी की खेती पर पूरा भरोसा है, यही बुरे वक्त में हमारा सहारा बनेगी। रानो जानती थी कि इतनी बड़ी जमीन पर अकेले खेती करना आसान नहीं है। उसे दोस्तों की मदद चाहिए थी, इसलिए वो अपने सबसे करीबी दोस्तों के घर जाने का फैसला करती है। रानो सबसे पहले कबूतर के घर पहुंची। कबूतर घर के बाहर डाल पर बैठा था। भाई कबूतर, नमस्ते। अरे बहन रानो, कैसे आना हुआ? भाई, जंगल में सूखा पड़ सकता है, इसलिए मैंने नदी किनारे फूल गोभी की खेती शुरू की है। पर खेत बड़ा है, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम थोड़ा हाथ बटा दो तो। अरे बहन, मैं तो अभी अपने घर का काम संभाल रहा हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें दाना जुटाना पड़ता है। खेती का काम मेरे बस का नहीं है। ठीक है भाई, जैसे तुम्हें ठीक लगे। फिर रानो गोरैया के घर पहुंची। गोरैया अपने बच्चों को चहचहाते हुए दाना खिला रही थी। बहन गोरैया, कैसी हो? अरे रानो, मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। बहन, मैंने फूल गोभी बोई है, पर खेत बड़ा है और अकेले मुझसे नहीं होगा। अगर तुम थोड़ी मदद कर दो तो। अरे बहन, मेरे तो हाथ पांव पहले से ही व्यस्त हैं। सुबह से दाना ढूंढो, फिर बच्चों को खिलाओ, फिर घोंसले की मरम्मत करो। मेरे पास तो खेती के लिए वक्त ही नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं बहन। थोड़ी उम्मीद लेकर रानो टुकटुकी चिड़िया के घर पहुंची। टुकटुकी बहन, खेती का काम संभालना आसान नहीं, पर अगर तुम साथ दो तो। देख बहन, मुझे भी अपने काम है। ऊपर से मेरी सास आई हुई है, उनका भी ध्यान रखना है। खेती का काम मेरे बस का नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं बहन। रानो निराश होकर लौट रही थी। तभी पास की डाल पर बैठा लाल बंगाली तोता सब सुन रहा था। उसका मन भर आया। ए रानो दीदी, तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? अरे तोता भाई, तुम यहाँ थे? तुमने सब सुना? हाँ दीदी, सब सुना, लेकिन तुम चिंता मत करो। हम भी खेत में मिट्टी खोदबो, पानी डालबो, सब करबो। सच? तुम अकेले ही मेरी मदद करोगे? अरे दीदी, दोस्ती का असली मतलब यही है। अब हम दोनों मिलकर गोभी उगाएंगे। नदी किनारे जहाँ रानो का खेत हरा भरा दिखता था, वहीं पास में कालू कौवे का खेत सूखा और बंजर पड़ा था। मिट्टी फट चुकी थी और उसमें से न तो पत्ते निकले न फूल गोभी। धत तेरी किस्मत, इतनी मेहनत की, फिर भी खेत खाली का खाली, सब बेकार चला गया। अरे कालू, तुमसे खेती ना हो पाएगा। देखो, रानो का खेत स्टेडी स्टेडी ग्रो हो रहा है। हरी भरी गोभियाँ निकल रही हैं। तो क्या करूं, अब भूखा मरूं? गोरी ने थोड़ी देर सोचा, फिर चालाकी से मुस्कुराई। हम क्यों मेहनत करें? दूसरों का तैयार खेत है ना। चलो, रानो की गोभी चोरी कर लेते हैं। क्या चोरी? हाँ, अब यही तरीका है। रानो की गोभी स्टेडी स्टेडी ग्रो हो रही है। बड़ी बड़ी गोभियाँ। हम रात में जाकर आधा खेत साफ कर देंगे। कालू कुछ देर सोच में पड़ गया। तो तय हो गया, रात होते ही हम रानो की गोभी चुराएंगे। चांदनी रात में दोनों नदी किनारे उड़ते हुए रानो के खेत की तरफ जा रहे थे। रानो अपने बच्चों और बंगाली तोते के साथ खेत की देखभाल कर रही थी। चलो बेटा, पानी डाल लो और पत्तियों पर ध्यान रखना। माँ, मेरी गोभी बड़ी हो रही है।
देखो हरी हरी पत्तियाँ। तभी लाल बंगाली तोता एक तरफ बैठकर आसमान की ओर झांकने लगा। उसकी आंखें थोड़ी चौकस हो गईं। दीदी, हमरा कुछ तो गड़बड़ लगता है। देखो वहाँ पे। अरे हाय, दो परछाइयाँ धीरे धीरे हमारी खेत की तरफ आ रही हैं। कौन? कहाँ? दीदी, वही कालू कौवा और गोरी। देखो देखो, धीरे धीरे हमारी गोभी के पास आ रहे हैं। रानो का दिल धक धक करने लगा। वो जानती थी कि अकेले वो इन चोरों का सामना नहीं कर सकती। तोता भाई, हमें जल्दी से कोई योजना बनानी होगी। इन्हें पकड़ने का मौका सिर्फ एक ही बार मिलेगा। दीदी चिंता मत करो, हमरा पास बहुत प्लान है। रानो और तोता धीरे धीरे खेत में जाल बिछाने लगे, लेकिन जब कालू ने एक बड़ा गोभी का पत्ता पकड़ने की कोशिश की, तभी नीचे से जाल खिंच गया और दोनों फंस गए। जाल ऊपर की ओर उठ गया और घेर दे ऐसी तरह कि वे आगे पीछे हिल डुल भी ना सके। अरे छोड़ो छोड़ो हमें, बस थोड़ी सी टेस्टिंग कर रहे थे। हम बस भूखे थे। क्यों चोरी? तुम्हें मेहनत करके खाना नहीं चाहिए था। तुमने हमारी मेहनत को चुराने की कोशिश की। रानो दीदी, हमको माफ कर दो, हमें पछतावा हो रहा है। हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तुम माफ तो कर रही हूँ, पर एक शर्त पर। हाँ हाँ, हम वादा करते हैं। रानो ने रस्सियाँ खोली और दोनों को छोड़ दिया। कई दिनों के बाद जंगल पर सूखा पड़ गया। सब तरफ खाने की किल्लत हो गई। रानो के पास उसकी मेहनत की फसल थी। अरे देखो, रानो दीदी के पास तो खाना है। हम क्यों मदद नहीं किए थे? हाँ सच में, हमने बहाना बनाया कि व्यस्त हैं। अब देखो भूख लगी है और हमारी गलती सामने है। चलो सब हम रानो दीदी के पास जाएं, उनसे माफी मांगे और थोड़ा भोजन मिले। जैसे ही सभी पक्षी रानो के खेत के पास पहुँचे, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। कालू कौवा भी भूख की आस में वहीं आया। उसने सोचा, अगर रानो की फसल मिल गई तो उसका पेट भर जाएगा। रानो, कुछ गोभी मुझे दे दो, मेरी पत्नी घर पर भूखी है। पर तभी एक बड़ा पेड़ जो खेत के पास हिल रहा था, हवा की ताकत से गिरने ही वाला था। सभी जल्दी, पेड़ गिरने वाला है। सभी पक्षी तुरंत दौड़े और पेड़ को दूसरी ओर गिरा दिया। रानो की फसल बच गई। आप सबने मिलकर मेरी फसल बचाई। सच में मैं आप सबको माफ करती हूँ, और हाँ, आप सभी को भोजन भी मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करना और साथ देना हमेशा ज़रूरी है। जंगल में सोने जैसी धूप खिली हुई थी। जंगल के बीच में बहता जीवन धारा झरना, जिसका पानी मिश्री जैसा मीठा था, सबकी प्यास बुझाता था। रानो चिड़िया अपने पक्के दोस्त हरिया तोता के साथ बैठी हुई थी। तभी वहाँ एक नया तोता उड़ता हुआ आया, जिसके पंख लाल थे और बोलने का अंदाज बहुत मीठा था। आओ आओ नए मेहमान, इस जंगल में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। हमारा नाम लालू है। हम पास के गांव से आए हैं। सुना है आपके जंगल का पानी बहुत मीठा है। सही सुना है दोस्त, ये जीवन धारा हमारे जंगल की शान है। मैं हरिया तोता हूँ और ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त रानो चिड़िया है। ओ भालो, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई रानो दीदी। हमको ये जगह एकदम स्वर्ग जैसा लग रहा है। तीनों दोस्त झरने का मीठा पानी पीते हैं और जंगल की सुंदरता की बातें करते हैं। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये खुशियाँ जल्द ही एक भयानक दुख में बदलने वाली हैं। जंगल में सब कुछ पहले जैसा ही था। बच्चे खेल रहे थे, पक्षी दाना ढूंढ रहे थे। तभी अचानक आसमान में उड़ता हुआ एक कबूतर, जिसका नाम बंटी था, जमीन पर आ गिरा। उसके पंख कमजोर थे और वो जोर जोर से सांस ले रहा था। अरे क्या हुआ तुम्हें कबूतर भाई? तुम ऐसे कैसे गिर गए? पता नहीं रानो, मेरे पंखों में बिल्कुल जान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो झड़ रहे हैं। ये अजीब है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा।
ये ठीक नहीं लग रहा है हरियादा, हमें जंगल के हकीम जी को बुलाना चाहिए। ये जंगल में फैलने वाली उस भयानक बीमारी की पहली दस्तक थी, जिसका नाम था पंखछड़। 1 हफ्ते के अंदर पंखछड़ बीमारी पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। हर दूसरा पक्षी इसका शिकार हो रहा था। जिसके भी पंख झड़ते वो उड़ नहीं पाता और धीरे धीरे भूख और लाचारी से मर जाता। ये क्या मुसीबत आ गई है? अगर मैं बीमार हो गया तो मेरा क्या होगा? रानो, देखो लालू की तबीयत भी खराब हो रही है, उसके पंख भी कमजोर लग रही हैं। रानो दीदी, हमको बहुत डर लग रहा है, हम उड़ नहीं पा रहे हैं। हिम्मत रखो लालू, मैं कुछ करती हूँ। हम सब मिलकर इस मुसीबत से लड़ेंगे। लेकिन रानो को भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जंगल का हर परिवार इस दर्द से गुजर रहा था। रानो, चिड़िया, जंगल के सबसे बूढ़े और समझदार उल्लू बाबा हकीम के पास आखिरी उम्मीद लेकर पहुंची। हकीम खुद बहुत बीमार थे और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। हकीम बाबा, कृपया हमारी मदद कीजिए, पूरा जंगल तबाह हो रहा है। इस पंखझड़ का कोई इलाज तो होगा? इलाज है बेटी, सिर्फ एक ही इलाज है। तो बताइए ना बाबा, मैं कुछ भी करूंगी। हिमालय की चोटी पर एक दुर्लभ जड़ी बूटी मिलती है जिसका नाम है संजीवनी बूटी। वो इस बीमारी को ठीक कर सकती है। तो मैं ले आऊंगी बाबा। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। उस जड़ी बूटी को पीसकर जंगल के जीवन धारा झरने में मिलाना होगा। ये तो आसान है, मैं कर दूंगी बाबा। नहीं बेटी, आसान नहीं है। जैसे ही वे जड़ी बूटी झरने में मिलेगी, झरने का पानी पूरे एक मौसम के लिए कड़वा जहर बन जाएगा। ये सुनकर रानो सन्नाटे में आ गई और हकीम बाबा ये बात कहकर भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अब ये राज और ये भयानक फैसला सिर्फ रानो के कंधों पर था। वो अपने घोंसले में बैठी थी। उसके सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ मेरा पूरा जंगल है, मेरे दोस्त, उनके बच्चे जो एक एक करके मर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो मीठा पानी जो उनकी जिंदगी है। अगर मैंने पानी को कड़वा कर दिया तो वो सब मुझसे नफरत करेंगे। वो कभी नहीं समझेंगे, वो मुझे गद्दार कहेंगे। लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो सब मर जाएंगे। रानो की नज़र बीमार लालू तोता पर पड़ती है जो दर्द से तड़प रहा था। फिर उसे छोटे छोटे बच्चे याद आते हैं जो उड़ने से पहले ही जमीन पर गिर रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने फैसला कर लिया था, भले ही मेरा जंगल मुझसे नफरत करे, लेकिन मैं उसे मरने नहीं दे सकती। रात इतनी अंधेरी थी कि चांदनी भी डरी हुई लग रही थी। रानो चिड़िया अकेले ही चुपचाप संजीवनी बूटी लेकर झरने के पास पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे। हे जीवन धारा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी मिठास में जहर मिलाने जा रही हूँ, लेकिन ये मेरे दोस्तों की जिंदगी के लिए जरूरी है। रानो अपनी आंखें बंद करती है और जड़ी बूटी को पीसकर झरने के पानी में मिला देती है। पानी में मिलते ही जड़ी बूटी घुल जाती है और पानी का रंग हल्का सा बदल जाता है। रानो रोते हुए वहां से अंधेरे में गायब हो जाती है। सुबह होते ही सभी पक्षी प्यास बुझाने के लिए झरने पर आते हैं। कालू कौवा सबसे आगे था। छी, ये क्या है? पानी इतना कड़वा कैसे हो गया? ये तो जहर जैसा लग रहा है। हाँ, अचानक पानी को क्या हो गया? ओ माँ, ये तो पीने लायक एकदम नहीं है। पूरे जंगल में हाहाकार मच जाता है। सब परेशान हो जाते हैं कि अब वो क्या पिएंगे। रानो चुपचाप एक पेड़ के पीछे खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। जंगल के सारे पक्षी इस नई मुसीबत पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी कालू कौवा सबके सामने आता है। दोस्तों, क्या आपने सोचा कि ये पानी अचानक कड़वा कैसे हो गया? ये अपने आप नहीं हुआ है, इसके पीछे किसी की साजिश है। कैसी साजिश कालू? मैंने कल रात रानो को झरने के पास कुछ मिलाते हुए देखा था। ये सब इसी का किया धरा है। ये हम सबसे बदला लेना चाहती है। इसने हमारे पानी में जहर मिला दिया है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं।
सबकी नजरें रानो पर टिक जाती हैं, जो खामोश खड़ी थी। चुप रहो कालू, तुम झूठ बोल रहे हो। रानो ऐसा कभी नहीं कर सकती। एकदम ठीक, रानो दीदी तो सबकी मदद करती है, वो ऐसा पाप नहीं कर सकती। तो फिर ये चुप क्यों है? अगर इसने कुछ नहीं किया तो सफाई दे। बोलो रानो, क्यों मिलाया तुमने जहर? रानो कुछ नहीं बोलती। वो हकीम को दिया वचन नहीं तोड़ सकती थी। उसकी खामोशी को सबने उसका गुनाह मान लिया। भीड़ में से गद्दार और दुश्मन की आवाजें आने लगती हैं। रानो चिड़िया, तुमने हम सबके साथ विश्वासघात किया है। तुम्हारी खामोशी ने सब साबित कर दिया है। कल सूरज उगने से पहले तुम ये जंगल छोड़कर चली जाओगी। ये फैसला सुनकर रानो का दिल टूट जाता है, लेकिन वो अपने आंसू पी जाती है। अगली सुबह रानो चिड़िया अकेली अपना टूटा हुआ दिल लेकर जंगल छोड़कर जा रही थी। वही पक्षी जिनकी जान उसने बचाई थी, आज उसे नफरत से देख रहे थे। हरिया और लालू उसके पास आते हैं। रानो, हमें सच बताओ, हम तुम पर विश्वास करते हैं। रानो दीदी, हमको छोड़ के मत जाओ। अपना ख्याल रखना मेरे दोस्तों, शायद यही मेरी किस्मत है। रानो आखिरी बार अपने जंगल को देखती है और अनजान रास्तों पर उड़ जाती है। कुछ हफ्ते बाद पानी अभी भी कड़वा था, लेकिन एक चमत्कार हो रहा था। जो भी पक्षी बीमार थे वो अब ठीक हो रहे थे। उनके पंख फिर से मजबूत हो गए थे। लालू तोता जो उड़ नहीं पा रहा था, अब आसमान में उड़ रहा था। हरियादा, एक बात समझ नहीं आ रही। पानी कड़वा है, लेकिन हम सब ठीक हो गए। पंखचढ़ बीमारी खत्म हो गई। हाँ लालू, ये अजीब है। ऐसा लगता है जैसे इस कड़वे पानी में ही इलाज था। और ये सब रानो के जाने के बाद ही हुआ। दोनों दोस्तों को धीरे धीरे सच का एहसास होने लगता है। एक मौसम बाद सुबह जब हरिया तोता झरने पर पानी पीने गया तो वो हैरान रह गया। पानी फिर से मिश्री जैसा मीठा हो गया था। एक पूरा मौसम बीत चुका था। हरिया और लालू पूरे जंगल को इकट्ठा करते हैं और उन्हें रानो के बलिदान की पूरी कहानी बताते हैं। सबको अपनी गलती का एहसास होता है। कालू कौवा शर्म से सिर झुका लेता है। जिस रानो को हमने गद्दार कहकर जंगल से निकाल दिया, वही हमारी रक्षक थी। उसने हमारी जिंदगी के लिए अपने ऊपर नफरत का जहर पी लिया। पूरा जंगल पछतावे की आग में जलने लगता है। सबकी आंखें उस रास्ते को देख रही थीं जहां से रानो गई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रानो जा चुकी थी और अपने पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ गई थी जो जंगल हमेशा याद रखेगा। एक दोस्त के त्याग की और एक जंगल की नफरत की। जंगल के एक कोने में रानो चिड़िया रहती थी। वो मेहनती, भावुक और भिंडी की खेती में माहिर थी। उसकी सबसे बड़ी करीबी सहेली गोरी कौवी थी, जो हर बात को कविता बना देती थी। दोनों मिलकर अपने बच्चों का पेट पालती, एक मेहनत से, दूसरी शब्दों से। लेकिन दोनों की दोस्ती से चलती थी दो चुगलबाज पक्षी, हरियाली तोती और लूसी कबूतरी। रानो चिड़िया सुबह सुबह अपने खेतों में भिंडियां तोड़ रही थी। सूरज की किरणें उसके पंखों पर पड़ रही थीं और भिंडियां मोतियों जैसी चमक रही थी। गौरी, देखो ना, ये भिंडियां सिर्फ सब्जियां नहीं है, ये मेरी मेहनत की हरी कविता है। हर डंडी में मेरे बच्चों की भूख छिपी है और हर बीज में मेरी उम्मीद। जब मैं इन्हें तोड़ती हूँ तो लगता है जैसे मैं अपने सपनों को हाथ से पकड़ रही हूँ। हाँ हाँ रानो, तेरी भिंडियाँ तो जैसे धरती की मुस्कान है। ऐसा लगता है जैसे तू खेत में नहीं बल्कि किसी मंदिर में पूजा कर रही हो। और जब तू मुस्कुराती है तो लगता है जैसे सूरज खुद खेत में उग गया हो। चल, अब तेरी मेहनत पर एक कविता लिखती हूँ। वही पेड़ की ऊंचाई पर बैठी थी चुगलखोर जोड़ी, हरियाली तोती और लूसी कबूतरी। वो ऊपर से बैठकर रानो चिड़िया और गोरी कौवी की सारी बातें सुन रही थी। अरे अरे, देखो तो रानो की चाल, जैसे जंगल की महारानी बनी फिर रही हो। भिंडी बेचकर क्या अब वो पंखों में मोती सिलवाएगी? और वो गोरी
हर बात पर कविता, जैसे घोंसले में नहीं किसी मंच में बैठी हो। इन दोनों को देखकर तो लगता है जैसे जंगल का नक्शा बदलने वाली है ये दोनों। जब बारिश आएगी ना तो देखना कैसे इनकी भिंडियां बहेंगी और कविता भीग जाएगी। तभी हवा में पंख फैलाए मिठू तोता उड़ता हुआ आता है और सीधे हरियाली तोती पर बरस पड़ता है। अरे अरे हरियाली, अगर तुम्हें चुगली करने से फुर्सत मिले तो बच्चों की तरफ भी देख लो। मैं उड़कर दाना लाता हूँ और तुम उड़कर ताने। जरा घोंसले में चलकर देखो, बच्चे भूख से चहचहा रहे हैं और तुम यहाँ जंगल की राजनीति कर रही हो। क्या तुम्हारा सिर्फ यही काम है कि दूसरों के काम को देखकर उनकी टांग खींचना? अरे अरे तोते महाराज, आप तो जंगल के राजा बन गए हैं। दाना लेकर आए हो तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई? बच्चों का पेट भरना सिर्फ मेरा काम है क्या? आप भी तो उड़ते हो। मैं तो बस बैठकर सोचती हूँ कौन सी टहनी सबसे अच्छी है चुगली के लिए। अरे अरे सोचना बंद करो और काम करना शुरू करो, वरना एक दिन ये टहनी तुम्हें ही गिरा देगी। चुगली से घोंसला नहीं बनता हरियाली। हाँ हाँ, और दाना लाकर आप सोचते हो कि आपने तो दुनिया ही जीत ली। तोते जी, आप तोते हो और बातों में तो बगुला बन जाते हो। चलिए बच्चों को देखिए, मैं अपनी चुगली की दुनिया में लौटती हूँ। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश होती है। रानो और गौरी कौवी का घोंसला टपकने लगता है। रानो चिड़िया और गौरी कौवी दोनों बहुत परेशान थे। अरे अरे देखो देखो, इन दोनों का घोंसला तो कैसे टपक रहा है। आई थी बड़ी भिंडी की रानी बनने, अब तैरेंगी पानी में। अब तो कविता की रानी गौरी क्या करेगी? शायद पानी में कविता लिखेगी। अब समझ आया इन्हें कि भिंडी से महल नहीं बनते। रानो की मेहनत तो बह गई और गौरी की कविता भीग गई। चलो अब मिलकर पानी में तैरती कविता लिखते हैं। हा 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 हा। गौरी, लगता है मेरी सारी मेहनत बह गई है। बच्चों का घोंसला भीग गया है और अब कोई उम्मीद भी नहीं बची। नहीं नहीं रानो, जब तक तेरे खेत में भिंडियां हैं तब तक तू हार नहीं मान सकती। हम फिर से बनाएंगे कुछ ऐसा जो बारिश को भी मात दे दे। तूने कितनी भिंडियां उगाई हैं, अब उनसे एक घोंसला बनाएंगे जो कविता का भी होगा और किला भी बनेगा। गौरी कौवी को एक शानदार विचार आता है। रानो चिड़िया की भिंडियां इतनी मजबूत थी कि उन्हें मिलाकर वो एक नया घोंसला बनाते हैं। भिंडी की दीवार, पत्तों की छत और तनों की बुनाई, बारिश की बूंदें उस पर फिसल जाती हैं। वो घोंसला अंदर से बिल्कुल सूखा था। अरे अरे रानो, तेरी भिंडियां सिर्फ खाने की चीज नहीं, उनकी बनावट, उसकी मजबूती, ये सब मिलाकर एक घोंसला बना सकते हैं जो बारिश को बाहर से ही रोक दे। चल अब मिलकर भिंडी का एक महल बनाते हैं। हाँ गौरी, हम भिंडी की दीवार बनाएंगे, पत्तों की छत और तनों की बुनाई। ये घोंसला सिर्फ घर नहीं, ये हमारी कहानी होगा। जंगल के सभी पक्षी हैरान थे। अरे अरे, हमें तो लगा था भिंडी सिर्फ सब्जी है, पर रानो ने तो उसे सपनों का सच में महल बना दिया। अब हमें समझ आया मेहनत और दोस्ती क्या क्या नहीं कर सकती। हमने चुगली की, उसने चमत्कार कर दिया। अब तो लगता है हमें उनसे ही सीखना चाहिए। वही रानो चिड़िया और गौरी कौवी दोनों मिलकर उस भिंडी के घर में आराम से रहने लगती हैं। अब उनका घोंसला पूरी तरह सुरक्षित था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो मेहनत करता है वो घोंसला नहीं किले बनाता है, और जो चुगली करता है वो सिर्फ पत्तों पर बैठा रह जाता है। सच्ची दोस्ती और मेहनत हर बड़े से बड़े तूफान को मात दे सकती है। आप सभी का धन्यवाद। जंगल के एक कोने में कालू कौवे की एक छोटी सी दुकान थी, जहाँ पर वो गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़ा बनाकर बेचता था। उसकी पकौड़ियों की खुशबू इतनी लाजवाब होती कि दूर दूर से जानवर और परिंदे खींचे चले आते थे। आइए आइए, गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़ा खाइए। कुरकुरे भी हैं, चटपटे भी हैं। एक बार खाओगे बार बार आओगे।
अरे अरे कालू, जल्दी जल्दी बेचना, आज मुझे नई साड़ी लेनी है, कमाई मुझे थोड़ी तगड़ी चाहिए। अरे गौरी, परेशान क्यों कर रही है? बेच तो रहा हूँ, क्या तुझे बेच दूं? आई बड़ी, जब देखो ये चाहिए वो चाहिए। चल काम में हाथ बटा, ज्यादा बकवास ना कर। गौरी कभी चुपचाप जल्दी जल्दी काम करवाने में लग जाती है। तभी मिठू तोता उड़ता हुआ आता है। अरे अरे कालू भाई, तेरे पकोड़े ने तो जंगल में खुशबू फैला रखी है, जल्दी से एक प्लेट बना दे। कालू कौवा जल्दी से मिठू तोते को एक प्लेट बनाकर देता है। ओफो, क्या बनाया है कालू भाई, तुम्हारे स्वाद ने तो दुनिया जीत ली है। पूरा दिन कालू कौवा मेहनत करने के बाद थका हारा घर लौटता है। गौरी कौवी घर में पहले से पहुंच चुकी थी। कालू, कितने पैसे कमाए आज? बिना पैसे दिए घर के अंदर नहीं घुसने देना मैंने तुम्हें। अरे गौरी, थका हुआ हूँ, थोड़ा पानी तो दे दो। दिन भर गर्मी में काम किया है, थोड़ा चैन से सांस तो लेने दो। चैन? जब शादी की थी तब कहाँ था ये चैन? अरे तेरे साथ पूरी जिंदगी काटी है, किन किन मौसमों को नहीं देखा मैंने। अब पहले कमाई दे, उसके बाद ये बहाने बनाना। कालू कौवा गौरी कौवी को अपनी कमाई देता है और फिर कालू कौवी को घर में एंट्री मिलती है। गौरी कौवी की एक बेटी थी जो बहुत मासूम थी, लेकिन गौरी कौवी को बेटा चाहिए था, इसलिए वो अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। पापा, पापा मुझे भूख लग रही है। चुप कर जा, जब देखो भूख लग रही है। जा जाकर पहले बर्तन धो ले, उसके बाद कुछ खाएंगे। कालू, बाहर से ही कुछ ले आना, मेरा मन नहीं है, पंख दर्द कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ सोने। ऐसा कहकर गौरी अपने घोंसले में लेट जाती है, लेकिन कालू कौवा अपनी बेटी भूरी को ब्रेड पकोड़ा देता है। कालू कौवा अब दिन रात मेहनत करता, लेकिन गौरी कौवी उसकी मेहनत से खुश नहीं थी। एक दिन गौरी कौवी चुपचाप कालू कौवे की सारी कमाई लेकर भाग जाती है। कालू कौवा अब बिल्कुल अकेला था। अरे सारे पैसे कहाँ चले गए? पापा, मम्मा सारे पैसे ले गई और कहकर गई है कि उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करना, वो कभी वापस नहीं आएंगी। हे भगवान, इस गौरी के दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं। मुझे तो पहले से यकीन था ये गौरी बिल्कुल वफादार नहीं है। कालू कौवा अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। एक दिन रानो चिड़िया घोंसले में बैठी हुई कालू कौवे के बारे में ही सोच रही थी। मम्मा, आप क्या सोच रही है? घर में तो भोजन भी नहीं, आप दाना लेने भी नहीं गई, ना जाने कौन सी सोच में डूबी है। मम्मा, क्या आज मैं आपके लिए भोजन ले आऊं? नहीं गुड़िया बेटी, जंगल में बहुत खतरा है, ऐसे मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकती। मैं बस कालू भाई के बारे में सोच रही हूँ। उन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया है और ना जाने कौन सी सोच में डूबे रहते हैं। उनकी बेटी भूरी भी अब चुपचाप रहती है। हाँ मम्मा, भूरी से मेरी बात हुई थी, उसकी मम्मा सारे पैसे लेकर चली गई। कालू अंकल के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो फिर से अपना कारोबार शुरू कर सके, इसलिए मम्मा वो इतने उदास रहते हैं। अच्छा तो ये बात है। और फिर रानो चिड़िया कुछ देर सोचती है और अपने घोंसले से निकल जाती है। उसके पास कुछ पैसे रखे थे, वो उन पैसों को ले जाकर कालू कौवे को दे देती है। कालू भाई, आपने परेशान नहीं होना, गौरी तो थी ही ऐसी, अगर वो चली गई इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी ही यही रोक दें। आपने मेहनत करनी है और अपनी बेटी भूरी का भविष्य संवारना है। रानो बहन, अब मेरे पंखों में वो ताकत नहीं जो मैं अकेला कारोबार संभाल सकूं। गौरी थोड़ी बहुत मदद कर देती थी, वो भी चली गई, अब अकेले मैं सब कुछ कैसे करूँगा? कालू भाई, मैं आपकी मदद करूँगी, चलें हम दोनों मिलकर फिर से सब कुछ शुरू से शुरू करेंगे। और फिर रानो चिड़िया और कालू कौवा दोनों मिलकर फिर से मेहनत करते हैं। रानो चिड़िया गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़ा बनाती है और कालू कौवे के साथ बाजार में बेचती है। उनका कारोबार फिर से पहले की तरह शुरू हो जाता है। एक दिन एक भूखी परी रानो चिड़िया के पास आती है और वो उससे कुछ भोजन मांगती है। उस परी की जादुई छड़ी खो चुकी थी।
छोटी चिड़िया, क्या तुम मुझे खाने को कुछ दे सकती हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी जादुई छड़ी भी खो चुकी है। अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे दो तो मेरा भला हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे पास ज्यादा तो कुछ नहीं, परंतु ये ब्रेड पकोड़ा है। तुम ये खाकर अपनी भूख बुझा लो। लेकिन चिड़िया, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या तुम ये मुझे फ्री में खिला सकती हो? हाँ हाँ, अगर तुम भूखी हो तो ऐसे ही खा लो। बात रही पैसों की, तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और फिर जादुई परी वो ब्रेड पकोड़ा खाती है। रानो, मैं बस जंगल का कोई ऐसा परिंदा ढूंढ रही थी जो निस्वार्थ हो और मदद कर सके। तुमने मेरी परीक्षा को पार कर लिया है। अब मैं तुम्हें एक जादुई घर दूंगी जिसमें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर देखते ही देखते वो परी रानो चिड़िया के लिए एक सुंदर पकोड़े का घर बना देती है। वो घर देखकर कालू कौवा, रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाते हैं और बच्चे तो खुशी से कूदने लगते हैं। ऐसे ही रानो चिड़िया और कालू कौवे का कारोबार खूब चलता है और पकोड़े के घर में वो हंसी खुशी रहने लगते हैं।